हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है। इसको स्टार्ट करने के हमारे पास दो मेन वजह हैं, दो रीजन है इसको स्टार्ट करने के। सबसे पहला, हमने आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कर लिया टीजीटी साइंस के लिए, आइसोमेरिज्म भी कर लिया टीजीटी साइंस के लिए। उसके बाद हमें जीओसी करनी थी बच्चों, जीओसी। ठीक है, जहां से आपके बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीओसी से पहले आपको कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। जीओसी तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें कार्बन की नॉलेज होनी चाहिए। पहला रीजन तो इसका यही है पढ़ने का। दूसरा रीजन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 10th क्लास का टॉपिक है, 10th क्लास का। और इतना भर दे रखा है 10th क्लास में कि यहां से सीधे उठा के आपके दो क्वेश्चन पूछता है वो। हमेशा यहां से दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और वो क्वेश्चन इतने इजी नहीं आते कि आप देखो और टिक कर दो, क्योंकि ऐसे कई बार बच्चों के दिमाग में होता है कि कार्बन है, सिंपल है, जो केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं बच्चे। बायो और फिजिक्स वालों को तो अभी भी ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जो फिजिक्स वाले केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं उनको तो ये ऐसे लग रहा है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को मैं छोड़ देता हूँ, ये मुझे आता है। तो आप यकीन मानो, अगर इसको बिना पढ़े चले गए तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है। कई क्वेश्चन रिएक्शन से भी आते हैं और सोप वगैरह से भी आते हैं। मतलब ये चैप्टर हर जगह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10th क्लास का चैप्टर है। यहाँ से बिल्कुल एनसीईआरटी बेस हम पढ़ेंगे इसको। बिल्कुल मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी पीडीएफ की फॉर्म में। ठीक है। तो अच्छे से इसको करेंगे, यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। तो ये दो रीजन है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पढ़ने के। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमें कार्बन की नॉलेज होनी चाहिए बच्चों। कार्बन क्या है? कार्बन, जो बेसिक चीजें उनको थोड़ा स्पीड में करेंगे और जो अच्छी समझने वाली चीजें उनको थोड़ा आराम से करेंगे। ठीक है। देखो बच्चों, मैंने आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में भी बताया है और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में भी बताया है। ठीक है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड क्या होता है बच्चों कि कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होता है, जैसे हमारे पास मैंने एग्जांपल भी दिया था कि सोडियम है, उसके पास 281 वैलेंस सेल के अंदर, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अगर वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे और किसकी फॉर्म में आ जाए, Na पॉजिटिव की, तो ये क्या है बच्चों, इसने अपना कंप्लीट क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और Cl नेगेटिव, Cl है, उसके पास 287 वैलेंस सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। इसने इस एक इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बना दिया, Cl नेगेटिव। जब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बॉन्ड बनाते हैं तभी इसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आयनिक बॉन्ड। एक इसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनता, ये सिर्फ आयंस है आपस के अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तहत जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। अब बच्चों कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड को इस चैप्टर में हमें करना है, क्योंकि कोवलेंट कार्बन है वो क्या बनाता है बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो, कार्बन के वैलेंस सेल के अंदर, पहली सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है। और दूसरी सेल के अंदर बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब पॉसिबिलिटी 2 बनती है, अगर अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल जाए तो पॉसिबिलिटी 2 बनती है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को ले ले। ठीक है। वैलेंस सेल के अंदर कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। सभी 8 के लिए तो घूम रहे हैं, सभी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए तो घूम रहे हैं। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को ले ले। ठीक है। ठीक है। या फिर अपना डुप्लेट कंप्लीट कर ले, या तो ऑक्टेट या डुप्लेट, कि 2 इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर रख ले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में दो को रख ले। तो या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। ये 2 पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे। तो इन दोनों पॉसिबिलिटी में बच्चों प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस हो रहा है। ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता, ना 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी का लॉस होता है। तो ये आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर कार्बन नहीं कर सकता, आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता कि कंप्लीट ट्रांसफर कर दे इलेक्ट्रॉन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, ये यहाँ पे नहीं कर सकता। तो कार्बन कर क्या सकता है बच्चों, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। कार्बन क्या कर सकता है, कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब जैसे कार्बन है हमारे पास, ठीक है, कार्बन यहाँ पे किसी से जुड़ा है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन से ही जुड़ गया, यहाँ भी किसी से जुड़ा कार्बन से, यहाँ भी किसी से जुड़ा और यहाँ भी,
ये 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन, और कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड। अभी हम कोवलेंट बॉन्ड को सीखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड बनाते कैसे हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है? कोवलेंट बॉन्ड H2N2O2। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, जो दूसरा हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके वैलेंस सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंस सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों क्या करेंगे? आपस में शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे। ये भी अपना एच यहाँ पे रख लेगा और ये भी अपना एच यहाँ पे, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख लेगा और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख लेगा। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, मानो आपके पास 5 रुपए है, आपके फ्रेंड के पास भी 5 रुपए। ठीक है, आप ये सोचो, आप दोनों वो 5-5 रुपए गुल्लक में डाल दो और वो गुल्लक बीच में रखो। जब आप देखो तब भी आपको 10 रुपए दिख रहे हैं और वो देखे तो उसको भी 10 रुपए दिख रहे हैं। मतलब आपने शेयरिंग कर ली होंगी। ठीक है, शेयर कर लिए उसके कि आपको देखने पर अब ये हाइड्रोजन दिखेगा ना तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन देखेगा तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इनका जो डुप्लेट है वो क्या है? कंप्लीट। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया बच्चों? कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, स्पीड फास्ट लग रही होगी क्योंकि बहुत ही इजी चीजें चल रही है। अब देखो नाइट्रोजन के पास वैलेंस सेल के अंदर 2 5 7 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरा नाइट्रोजन देखो, जब ये नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के अंदर, इसको 3 की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और जो दूसरा नाइट्रोजन है उसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ये सारी स्टोरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगी। यहाँ पे नाइट्रोजन था, ठीक है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन था, शेयरिंग इन्होंने करनी है। इसको भी 8 चाहिए, इसको भी 8 चाहिए, इसको भी 3 लेने और इसको भी 3 लेने। तो यहाँ पे 3 इस हाइड्रोजन ने अपने शेयर कर लिए, 3 इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, और 2 यहाँ पे इसके पास रह गई। ठीक है, यहाँ पे क्या किया बच्चों? इसने 3 की शेयरिंग कर ली, 3 इसके थे 3 इसके थे, इन्होंने 6 बना दिए उसको। ठीक है, शेयरिंग कर ली, और बच इसके कितने बच गए? इसके पास 2 और इसके पास कितने बच गए? 2। वैलेंस को देखना, इस 2 को मत देखना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे क्या किया इन्होंने? 3 की शेयरिंग इसने, 3 की शेयरिंग इसने, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 इनके पास, 5 में से 3 की शेयरिंग कर ली, 2 इसके पास बच गए। अब इस नाइट्रोजन को भी अपने कितने लगेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। इस नाइट्रोजन को भी कितने लगेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कौन सा कोवलेंट बॉन्ड हो गया और कितने बॉन्ड बन गए? 3। ठीक है, एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 कितने बॉन्ड बन गए? 3 बॉन्ड बन गए। तो ये कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन था अपना। ठीक है, ये ऑक्सीजन था। यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, वैलेंस सेल में ऑक्सीजन के में 2 6 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे ये 2 की शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, 2 की शेयरिंग कर लेगा, और बाकी जो बचे हुए 4 हैं वो यहाँ पे ऐसे ही लगे रहेंगे। ठीक है, तो इसके पास भी 8 हो गए और इसके पास भी 8 हो गए। तो ऑक्सीजन क्या कर लिया? कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड। ये आपको बॉन्ड बनाना सीख लिया होगा कि कैसे इसके पास डबल बॉन्ड है, इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, इसके पास सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, हाँ, अब देखो बच्चों, हमें नेक्स्ट टॉपिक करना है कि सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ। इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी है और बॉन्ड लेंथ बतानी है। कई बार तो इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, तो हमें इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी सबसे पहले कि डबल, ट्रिपल और सिंगल, डबल और ट्रिपल की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या बच्चों? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी बॉन्ड। जब ब्रेक दी बॉन्ड को जब हम ब्रेक करेंगे तो कितनी एनर्जी की जरूरत होगी। ठीक है, ये बोलते हैं ना कि जितनी ज्यादा एनर्जी डालेंगे उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अब 2 दोस्त हैं, उनको अलग करना है, तो अलग करने के लिए प्लान ज्यादा बनाने पड़ेंगे, एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, तभी वो दोनों अलग होंगे। ठीक है, इसीलिए सेम इस पे है, कितनी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसका मतलब उनका बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अगर वे 2 दोस्त अलग नहीं हुए, बहुत ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ी उन दोनों को अलग करने के लिए, इसका मतलब उनका बॉन्ड था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे पास, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड की होगी। ठीक है, 3 बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है।
एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, फिर डबल बॉन्ड की और फिर सिंगल बॉन्ड की। ठीक है, अब देखो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ देखो, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ से अपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि लेंथ क्या हो गया, लेंथ से एक चीज ऐसे समझो नॉर्मली, लेंथ मतलब दूरी, जिसकी ज्यादा दूरी होगी उसमें उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, जिसकी दूरी ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, और दूरी ज्यादा इसका मतलब वो बॉन्ड क्या, वीक। तो इनमें वीक बॉन्ड कौन सा है, सिंगल वाला, फिर कौन सा डबल वाला, फिर कौन सा है ट्रिपल वाला। तो जो बॉन्ड लेंथ है बच्चों, बॉन्ड लेंथ, पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम इन ए बॉन्ड। एक दो न्यूक्लियाई है, जैसे अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई, ठीक है, दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, क्योंकि ये जितने दूर होंगे, अब जो दो दोस्त है वो कभी कभी आपस में बातें करते हैं, कभी कभी मिलते हैं, इसका मतलब उनमें दूरियां ज्यादा, उनको उनकी दोस्ती को तोड़वाना उतना ही आसान है एज कंपेयर टू ऐसे दोस्त जो बिल्कुल साथ रहते हो, घनिष्ठ मित्र हो, उनकी दोस्ती को तोड़वाना उतना ही मुश्किल है। सेम टू सेम यहाँ पे है कि बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा है इसका मतलब उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम है। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी, सिंगल बॉन्ड की, फिर डबल बॉन्ड की और फिर ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, तो कई बार इतना सिंपल क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या देगा, नाइट्रोजन N2 O2 और H2, इन तीनों में से ये बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी, इन तीनों में से पूछ लेगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर पूछे ट्रिपल बॉन्ड है तो N2, क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर O2, ठीक है, इसके अंदर डबल बॉन्ड है, और फिर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं, बट ये क्यों लिए, ये आपके एनसीईआरटी में है, 10th क्लास के एनसीईआरटी में है, एज इट इज उठा के देगा वहां से। ठीक है, बॉन्ड लेंथ, हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये यहां तक तो बिल्कुल इजी टॉपिक चल रहा था, जो हर बच्चे को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, आगे वाला भी सबको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ तक बहुत इजी चल रहा था। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते पोलैरिटी पे, जो कि आपका 1 नंबर में पूछा जाता है हमेशा। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल मोमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, अराइज इन एनी सब्सटेंस इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ द चार्ज। उनके अंदर जो कोई भी सब्सटेंस लेंगे ना, कोई भी कंपाउंड लेंगे, उनके अंदर चार्ज का सेपरेशन होना चाहिए। ठीक है, एक है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होना चाहिए। ठीक है, तभी उनके अंदर सेपरेशन आएगा चार्ज का। अभी समझाती हूँ कैसे। और ये डाइपोल मोमेंट दोनों में होता है, आयनिक बॉन्ड में भी, कोवलेंट बॉन्ड में भी। ठीक है, क्वेश्चन आया था एक बार, डाइपोल मोमेंट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, बोथ या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट दोनों में होता है, आयनिक में भी होता है और कोवलेंट में। कई बच्चे कोवलेंट लगा देते हैं, दोनों के अंदर डाइपोल मोमेंट होता है, और कई बच्चे ऐसे सोचते हैं सिर्फ आयनिक बॉन्ड के अंदर ही डाइपोल मोमेंट होता है, कोवलेंट बॉन्ड में नहीं होता। तो इन दोनों में ही क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। अब देखो कैसे, हमने ये लिया, ठीक है, बेरिलियम F2, BeF2, BeF और F। ठीक है, हमें पता है बच्चों कि फ्लोरीन एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये जो इस इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, यहां से इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और हमें पता है बेरिलियम बहुत ही मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, हमारा फ्लोरीन है। अब आप एक चीज देखो, एक गेम है, गेम के अंदर एक बीच में एक रस्सी है, इस साइड भी लोग खींच रहे हैं और इस साइड भी लोग खींच रहे हैं। ठीक है, जो थोड़ा सा स्ट्रोंग है वो रस्सी को थोड़ी सी अपनी साइड लेके चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रोंग है, अगर बहुत ज्यादा तो वो कंप्लीटली ले जाएगा, वो तो आयनिक बॉन्ड हो गया कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, तो क्या होगा, जो थोड़ा सा स्ट्रोंग है वो रस्सी को अपनी तरफ थोड़ी सी ज्यादा खींच लेगा। इसी तरीके से जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को, इस बॉन्ड पेयर को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेंगे, तो फ्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ भी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और बेरिलियम के ऊपर क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज।
तो यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज सेपरेशन हो गया। अराइज एनी सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर देयर इज सेपरेशन ऑफ द चार्ज, चार्ज का सेपरेशन हो गया, मतलब चार्ज डिफरेंस हो गया, और पोलैरिटी मेजर हो गई, मतलब पोलैरिटी को मेजर करता है। यहाँ पे क्या हो गया, पोलर पोलर बॉन्ड बन गया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, उसी को क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब H और H है, H और H ये सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये बॉन्ड है किसी की तरफ नहीं जाएगा, बीच में ही रहेगा, तो ये क्या है, नॉन पोलर। और लेकिन ये बॉन्ड इस साइड चला गया तो ये क्या है, पोलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पोलैरिटी मेजर होगी। ठीक है, डाइपोल मोमेंट आयनिक में भी होता है और कोवलेंट में भी होता है, अभी हम सीखेंगे। तो यहां से इसने अपनी तरफ खींचा और इसने अपनी तरफ खींचा। डाइपोल मोमेंट को जो मेजर करते हैं वो ऐसे करते हैं एरो से। ठीक है, तो इसको, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। तो डाइपोल मोमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट हमारे पास बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, इस डायरेक्शन में गया है या इस डायरेक्शन में। अगर कोई चीज इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में इक्वल है तो वो कैंसिल आउट हो जाती है, अपोजिट होती है और इक्वल है तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें इसका डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगा, जीरो। क्या मिलेगा बच्चों, जीरो। ठीक है, इसी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फ्लोरीन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपनी तरफ खींचेगा। फिर से बता देती हूँ एक बार और, इंपॉर्टेंट है ये इसलिए। बेरिलियम है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, यहाँ से फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ से फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, चार्ज सेपरेशन आ जाएगा इनके अंदर। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरो से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से वेक्टर क्वांटिटी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और वेक्टर क्वांटिटी दो अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसका डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो BF3, BeF3, यहाँ पे बोरोन है हमारे पास, और FFF। ठीक है, बोरोन है हमारे पास FFF। अब हमें पता है कि जो फ्लोरीन है वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। अब ये दोनों क्या करेंगे, तो एक जब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें हम रिजल्टेंट निकालते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, फिजिक्स में आएगा ये, उसमें क्या हम रिजल्टेंट निकालते हैं, और रिजल्टेंट इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये फिजिक्स में आएगा, R² P² + 2P²R, इनका रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा। हमें इतना नहीं करना, दोनों सेम है, दोनों का रिजल्टेंट इसके इक्वल ही आएगा। ठीक है, इसके इक्वल ही आएगा यहाँ पे। तो ये ऊपर की तरफ था, रिजल्टेंट नीचे की तरफ है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट जीरो। नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा बच्चों, इसका जीरो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई बच्चा ये मत बोल देना कि ये दो फ्लोरीन थे, ये एक फ्लोरीन है, ये कम खींचेगा ये ज्यादा खींचेगा, ऐसा नहीं है। जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे फ्लोरीन का, क्योंकि ये देखो ये चेंज होंगे, ये फ्लोरीन यहाँ भी आ सकता है, ये फ्लोरीन यहाँ भी आ सकता है, मतलब कोई फिक्स तो नहीं है कि यहाँ पे ये फ्लोरीन है। तो यहाँ पे क्या है, ये ऊपर की तरफ, इसका रिजल्टेंट नीचे की तरफ, और कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर से हमें समझ में आ गया कि हम इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब हमारे पास देखो बच्चों, इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना आया है, जीरो। अब हमारे पास है H2। ठीक है, हमारे पास है H2, ये आपको सब कुछ लिखा मिलेगा PDF के अंदर। ठीक है, समझ लो बस। यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा, मैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा चुकी हूँ। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है तो इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इससे भी खींचेगा और इससे भी खींचेगा। नेट रिजल्टेंट कहाँ पे, ऊपर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का सम ऐड होएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। ठीक है, आपसे सीधा ये पूछेगा क्वेश्चन में, किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, क्वेश्चन भी दिखाऊंगी स्टेट का। तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया ने यहाँ पे देखो बॉन्ड बनाई, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से। ठीक है, और अमोनिया के पास क्या है, एक लोन पेयर बच गया, क्योंकि अमोनिया है ना बच्चों, पहले अमोनिया के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये उतार लिया होगा अमोनिया, देखो अमोनिया के पास कितने वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है,
पहली सेल के अंदर 2, दूसरी के अंदर 5 है। अमोनिया क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ क्या किया, इसने बॉन्ड बना दिया, और ये जो बचा हुआ लोन पेयर था ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे क्यों बना, क्योंकि बच्चों देखो जो लोन पेयर है ना बहुत ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करता है। अगर ये बॉन्ड ऐसे बनता, अगर ये बॉन्ड ऐसे बनता, किसी बच्चे को इसकी स्ट्रक्चर ना आती उसके लिए बता रही हूँ मैं, अगर ये ऐसे बनता तो ये जो पेयर है लोन पेयर ये बहुत ज्यादा रिपल्सन शो करता है। ये इसके साथ भी रिपल्सन करेगा, इसके साथ भी रिपल्सन करेगा, तो ये दो बैंड हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, बैंड हो जाएंगे, और अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है अमोनिया की। तो ये अब देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इससे भी खींचा, यहाँ पे क्या किया, इससे भी खींचा, इससे भी खींचा और इससे भी खींचा, नेट रिजल्टेंट, और ये जो लोन पेयर है वो भी खींच रहा है, तो नेट रिजल्टेंट कहाँ है, ऊपर की तरफ, नेट रिजल्टेंट कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो इसका भी क्या है पॉजिटिव नहीं है, इसका भी क्या डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, इसका भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट आएगा। हमें डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला है, हमें डाइपोल मोमेंट निकालना नहीं है कि किसका कितना आएगा, बस हमसे ये पूछेगा क्या इसका पॉजिटिव है 0 है किसका कितना, ये पूछेगा। आपसे क्वेश्चन दिखाती हूँ। ठीक है, अब देखो CO2 है, इसमें देखो कार्बन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा 2, कार्बन की वैलेंसी देखो कंप्लीट 8 है। ठीक है, ऑक्सीजन देखो कितने हो गए 4, और 4 इसके पास ये रहे। ठीक है, लोन पेयर के रूप में, लोन पेयर के रूप में। ठीक है, अब देखो कार्बन है, इसको देखो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन को इस साइड खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन को इस साइड खींचेगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट CO2 का कितना आ जाएगा 0, नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा बच्चों 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है HCl के अंदर H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव तो Cl है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे इसने स्लाइटली नेगेटिव और यहाँ से स्लाइटली पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट की स्टोरी थी। अभी हम डाइपोल मोमेंट के कुछ क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले हम डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आता फॉर्मूले से भी। अब देखो ये 2 चार्ज थे, माना ये था H और ये था Cl, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और डाइपोल मोमेंट हमने ऐसे निकाला था, तो ये चार्ज सेपरेशन आ गया था दोनों के बीच में, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव से मैंने उसको डिनोट कर लिया। ठीक है, माना इसके ऊपर 3 कॉलम चार्ज पॉजिटिव में और इसके ऊपर 3 कॉलम चार्ज नेगेटिव में। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब सिर्फ इतना है कि इसने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच रखा है, 3 कॉलम अपनी तरफ खींच रखा है। ठीक है, चार्ज को किस में डिनोट करते हैं, तो ये जो चार्ज है Q1 और Q पॉजिटिव और Q नेगेटिव, ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है बच्चों R है। ठीक है, तो हमें जब डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जितना इन दोनों के बीच में चार्ज सेपरेशन आया है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ चार्ज Q इनटू में इसकी जो डिस्टेंस है R, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R, तो म्यू किसके इक्वल है, डाइपोल मोमेंट फिर से दिखाती हूँ आपको, जो डाइपोल मोमेंट है वो किसके इक्वल आया, म्यू किसके इक्वल है Q चार्ज इंटू इनके बीच की डिस्टेंस R। ठीक है, डॉट इनके बीच की डिस्टेंस। अब जो चार्ज है, मानो में चार्ज कुछ भी दे दिया, 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम कुछ भी, यहाँ पे हम चार्ज रखेंगे, डिस्टेंस वो दे के रखेगा हमें और हमसे डाइपोल मोमेंट यहाँ पे निकलवाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बनेगा। अभी हम करेंगे क्वेश्चन को भी। अब देखो यूनिट्स पूछता बच्चों, काफी टाइम इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम ऐसे केस से उठा के यूनिट पूछी गई है डाइपोल मोमेंट की। SI यूनिट है डाइपोल मोमेंट की कूलम मीटर, SI यूनिट है डाइपोल मोमेंट की कूलम मीटर, मतलब चार्ज तो हमेशा कूलम में ही लेना है, और जो R है वो हमें सेंटीमीटर में भी दे सकता है, किलोमीटर में भी दे सकता है, उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारी जो यूनिट है वो क्या है कूलम मीटर। और दूसरी यूनिट है DY। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की दूसरी यूनिट है DY। कितने बार क्वेश्चन पूछा गया DY से अलग अलग एग्जामों में। ठीक है, 1 DY होता है बच्चों 3.3 10⁻³ कूलम मीटर, डायरेक्ट पूछा जाता है। 1 DY किसके इक्वल है 3.3 10⁻³ कूलम। 1 DY एक ESU यूनिट होती है जो ESU 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, 10 की पावर ESU सेंटीमीटर।
आपको डायरेक्टली याद करना, ये रट्टे वाली चीजें हैं, ठीक है। इसे समझाने वाला कुछ नहीं था, इसमें समझाने वाला ये फॉर्मूला था यहाँ पे कि डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल, क्या इंटू आर के इक्वल, इसकी जो एसआई यूनिट है कूलन मीटर के इक्वल या फिर डी बाई, ये दोनों चीजें आप याद करोगे, ठीक है। तो आप देखो क्वेश्चन हमसे कैसे पूछता है, कैसे पूछेगा आप। ये सबसे पहले हम स्टेट का ही कर लेते हैं, राजस्थान के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा इसने कि हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट इन सब में से किसका हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। तो देखो ये दोनों सेम से लग रहे हैं, इन दोनों को पहले कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, और उसमें से एक निकाल के दूसरे को कट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे भी फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ भी फ्लोरीन लगा हुआ और लोन पेयर, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है और हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पर जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास फ्लोरीन होता है, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन इतना ज्यादा नहीं है कि वो इसको कंप्लीट को खींच सके, क्योंकि नाइट्रोजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तीसरे नंबर पे ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग तो है बट वीक तो ये भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग ही है ये भी, ठीक है। तो इतना ज्यादा नहीं खींच पाएगा, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। तो ये क्या, लेकिन डिफरेंस है तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या लगाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब हमारे पास जो लोन पेयर है ना बच्चों, वो भी इलेक्ट्रॉन को खींचने में माहिर है। यहाँ पे लोन पेयर भी अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे जो पोलैरिटी क्रिएट करेंगे। तो इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आया, ठीक है। इन तीनों ने खींचा, रिजल्टेंट कहाँ आया, नीचे की तरफ। लोन पेयर ने इलेक्ट्रॉन को खींचा नाइट्रोजन से, लोन पेयर ने इलेक्ट्रॉन को खींचा ऊपर की तरफ, ठीक है, इसका ऊपर की तरफ। जब हम नेट रिजल्टेंट निकालेंगे, नेट निकालेंगे तो 3 फ्लोरीन ज्यादा भारी पड़ जाएंगे लोन पेयर पे, तो हल्का सा नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, हल्का सा नीचे की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हल्की सी नीचे की तरफ ज्यादा आएगी। तो इसका जो कैंसिल आउट होकर थोड़ा सा जो डाइपोल मोमेंट है कम बचेगा, कहां पर, नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ। ये समझ में आ गया होगा, कैंसिल आउट हो गए और ये नीचे की तरफ था, ये ऊपर की तरफ इक्वल हो गए, ठीक है। इक्वल नहीं, इसका थोड़ा सा बच गया, ज्यादा हो गया, मतलब क्योंकि 3 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई, उन्होंने अपनी तरफ को खींच लिया इलेक्ट्रॉन को। लोन पेयर चाहे कितना भी ज्यादा खींचे, लेकिन 3 फ्लोरीन से ज्यादा तो नहीं खींच पाएंगे, तो हल्की सी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है नीचे ज्यादा रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन में बच्चे, इसके पास है नेगेटिव चार्ज, क्यों, स्लाइटली नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ये भी खींच रहा है और ऊपर वाला भी खींच रहा है, मतलब ओवरऑल कहाँ जाएगा चार्ज, ऊपर की तरफ। ओवरऑल जो सेपरेशन ऑफ द चार्ज कहाँ है, ऊपर की तरफ। डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा हुआ, इसका ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू इसका, ठीक है। तो हमें पता चल गया NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 के डाइपोल मोमेंट से क्या हुआ, ज्यादा हुआ, ठीक है। अब ये देखो BF3, अभी समझा था BF3, ये आप मैं से मत सोचना कि मैंने यही एग्जांपल लेके समझा, आपके एनसीईआरटी में जो जितने 4-5 एग्जांपल मैंने लिए वही मेंशन है, और देखो उन्हीं से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता बच्चों। फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, अब देखो यहाँ पे बोरोन से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, ऊपर की तरफ खींचेगा, अभी समझाया था ये तो मैंने, ठीक है। ऊपर की तरफ फ्लोरीन से और इस फ्लोरीन से रिजल्टेंट नीचे की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा बच्चों, 0, नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0, डाइपोल मोमेंट 0 BF3 का, ठीक है। अब CCl4 देख लेते हैं बच्चों, देखो CCl Cl Cl और Cl, ये है हमारे पास, ठीक है, CCl4। यहाँ पे देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, क्लोरीन की, नेगेटिव, यहाँ पे इससे ज्यादा है पॉजिटिव, यहाँ पे ज्यादा है इसकी क्लोरीन की, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये इसको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसका कहाँ जाएगा, ऊपर, इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, नीचे।
तो नेट रिजल्टेंट कितना हो गया 0। CCl4 का क्या हुआ नेट रिजल्टेंट 0, क्योंकि ये इक्वल थे। अब आप ऐसे मत सोचना कि इनका 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये क्लोरीन और ये इक्वल है, ठीक है, रिजल्टेंट बराबर ही निकलेगा। जब हम वेक्टर क्वांटिटी करेंगे रिजल्टेंट बराबर ही है, क्लोरीन है ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये लोन पेयर है, इनका डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ्लोरीन का डिफरेंस, उनका तो डिफरेंस ही नहीं है, क्लोरीन क्लोरीन ही है, ठीक है। तो वहां से क्या आ गया 0 0, ये कम बचा क्योंकि समझ लिया कंसेप्ट था। तो सबसे ज्यादा किसका है हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट NH3 का। ये हमारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है स्टडी में, ठीक है। अब देखो बच्चों समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट करेंगे हम, ये आए हुए हैं दोनों क्वेश्चन राजस्थान के, एक दो क्वेश्चन और भी लेंगे यहाँ से, ठीक है। विच मॉलिक्यूल हैज लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट, किसका सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट है, ऐसे पूछा है, ठीक है। अब देखो HCl है, HCl में बच्चों देखो पहले हमें पता होना चाहिए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हमारे पास P ग्रुप के एलिमेंट है, P ग्रुप के एलिमेंट है, लेफ्ट टू राइट P ग्रुप के एलिमेंट है। सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। मैंने केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसकी वैलेंस सेल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसकी वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट होने के लिए। तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। लेकिन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी ग्रुप की होती है, सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, फिर होती है क्लोरीन की, फिर होती है ब्रोमीन की, फिर होती है आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन से, और फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब हमसे क्वेश्चन पूछा किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा लार्जेस्ट है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो H और F सबसे ज्यादा कौन फ्लोरीन, ठीक है। 4 सेपरेशन सबसे ज्यादा किसके अंदर आएगा फ्लोरीन। ये देखो सबसे ज्यादा ये खींचेगा 4 सेपरेशन सबसे ज्यादा किसमें इसमें, फिर ब्रोमीन कम खींचेगा, आयोडीन तो बिल्कुल ही कम खींचेगा, ठीक है। और Cl फ्लोरीन जितना तो नहीं लेकिन कुछ हद तक, Cl फ्लोरीन जितना तो नहीं खींच पाएगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इसके अंदर लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट पूछे तो ये, ठीक है। और अगर ऐसे पूछ ले कि जैसे एग्जाम्पल आते हैं ना हमारे पास, ऑप्शन आते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो ये पूछ ले तो सबसे ज्यादा D की, फिर हमारे पास A, फिर हमारे पास C, और फिर हमारे पास B। ऑप्शन इस टाइप से भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये राजस्थान में आया था, एक ये आया था राजस्थान में। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल शो डाइपोल मोमेंट, कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा जो डाइपोल मोमेंट को शो करता है, ठीक है। मीथेन। इसमें देखो बच्चों यहाँ पर हमें सारी जगह फॉर्मूले दे रखे थे, यहाँ पर फॉर्मूले नहीं दे रखे, ठीक है। वो इतना समझता है कि इतने तो आपको आते ही होंगे, ठीक है। मीथेन क्या होता है CH4, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, क्लोरोफॉर्म CHCl3, एक दो आपको याद करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है ये, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। अब यहां से निकालेंगे हम, ठीक है। CH4 अभी बताया था, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। CH4 ये नीचे की तरफ, क्योंकि यहां से ये खींचेगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इसकी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो इसके ऊपर स्लाइडली नेगेटिव चार्ज, इससे ज्यादा होती है इनके ऊपर क्या आ जाएगा स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज। कितने लिख लिए मैंने, H H H, ठीक है। स्लाइडली नेगेटिव, स्लाइडली पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देखो यहां से तो ये नीचे खींचेगा, ठीक है, और यहां से ये ऊपर खींचेगा, क्योंकि इनसे तो ये ऊपर खींचेगा और इनसे ये नीचे खींचेगा, तो नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 0, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में ये अपोजिट है, रो है अपोजिट। वेक्टर क्वांटिटी में अगर ऐसे हो तो जुड़ जाएंगी, लेकिन अगर ऐसे है तो कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होके 0, ठीक है। सेम प्रोसेस हम CCl4 में अब भी दिखाया था मैंने आपको, इसकी भी क्या आ जाएगी 0, इसकी भी क्या आ जाएगी 0। और CO2 देखो हमारे पास अभी मैंने करवा के ही हटी थी मैं CO2 को, ये इस साइड खींचेगा, ये इस साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 0।
तो किसका बचा? अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको ये भी नहीं आता ना क्लोरोफॉर्म होता क्या है, और मीथेन सबको पता CH4 होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी सबको पता है, टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड 4 क्लोराइड और कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड तो बचपन से ही सुनते आ रहे हो, क्या होती है? CO2। ठीक है, तो बचा कौन? ये इन तीनों की तो मैंने अभी सिखाई थी, बचा कौन? CH-Cl3। तो पता ही हो जाएगा आपको कि इसके ही क्या आ जाएगा, इसका ही डाइपोल मोमेंट, यही डाइपोल मोमेंट क्या करेगा, शो करेगा। अब देखो ये है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव 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 क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पॉजिटिव नीचे की तरफ आएगा, तो सिर्फ हमारे पास कौन शो करेगा डाइपोल मोमेंट, ये वाला। अब देखो बच्चों, डाइपोल मोमेंट के एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है डाइपोल मोमेंट। कई बार आपके 2 क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाते हैं, तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं यहाँ से। अब देखो चार्ज देखो, 3 कॉलम एंड -3 कॉलम आर 2 इक्वल चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। द कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। यहाँ से डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करो। जिसको भी ये आता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, ठीक है, बाकी तो मैं करवाऊंगी यहाँ पे। अब देखो जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है, हमें सिर्फ इस फॉर्मूले का पता होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल है? चार्ज इंटू रेडियस, सॉरी डिस्टेंस, ठीक है, चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस, जैसे क्यू और बीच की डिस्टेंस ये है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा डाइपोल मोमेंट। आपको डाइपोल मोमेंट के अंदर 2-3 चीज याद रखनी है। उसकी यूनिट क्या है, चार्ज क्या दे रखा और आर क्या दे रखी है हमें। तो हमें पता है चार्ज हमारे पास 3 कूलम दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया। लेकिन यहाँ पे जो आर की वैल्यू है ना बच्चों, आर की वैल्यू जो हमारे पास ये जो सेपरेशन है वो कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें पता है कि आर है ना वो हमारा मीटर के अंदर लेंगे, क्योंकि कूलम मीटर उसकी यूनिट है डाइपोल मोमेंट की। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.04 मीटर, ठीक है, 0.04 मीटर। 3 इंटू 0.04 मीटर कूलम क्या आ जाएगा? 0.12 कूलम मीटर। तो यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको ये दे देगा यहाँ पे लिख के, और कुछ भी दे दे, एक चीज निकलवाएगा, 2 चीज देकर आपसे एक चीज निकलवाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें यूनिट का ध्यान रखना था। चार्ज हमें से ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दे रखे हैं, डिस्टेंस दे रखी है, हमें यूनिट का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है, कॉलिशन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग डाइपोल मोमेंट। कैलकुलेट करना यूजिंग डाइपोल मोमेंट। बताओ इसका आंसर, बताना इसका। डाइपोल मोमेंट का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किया ही नहीं हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी। पैटर्न ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल मोमेंट इन ए फील्ड, स्ट्रेंथ कुछ निकाली नहीं हमने डाइपोल मोमेंट की। कई तो ये डाइपोल देखते ही बस यही उत्तर हो गया सीधा, ये भी नहीं निकाला, ये भी नहीं निकाला, हमने सिर्फ पोलराइजेशन पढ़ा। यहाँ पे हमने सिर्फ पोलराइजेशन पढ़ा है। तो ये दोनों आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। इनको अच्छे से देखो, उतारो, और अगर किसी को इनका आंसर आता था तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछ ले अगर वो कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों हैं, कार्बन ही ऐसा क्यों जिसके इतने कंपाउंड्स हो। तो उसका रीजन ये है बच्चों कि कार्बन का एक तो स्मॉल साइज है वो बहुत ही स्मॉल है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो वैलेंस सेल उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है उसकी, ठीक है, स्मॉल साइज है और यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमसे ये पूछ ले कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी बताओ। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? जुड़ना। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग। कार्बन है वो सेल्फ लिंक करता है, ठीक है, एक ब्रांच चेन भी बना देता है, रिंग भी बना देता है और स्ट्रेट चेन भी बना देता है। तो उसकी जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की बहुत ज्यादा है, कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा। अब देखो कार्बन ऐसे जुड़ जाता है, कार्बन 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 कार्बन, ये हम देखेंगे ऑर्गेनिक में, ठीक है, बहुत ज्यादा कार्बन आपस में जुड़ जाता है। यहाँ पे वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो जाती है हाइड्रोजन से, ठीक है। कार्बन हमें ऐसे भी मिल जाता है, ऐसे 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 जुड़ता रहता आगे आगे तक। ये क्या है? ब्रांच है कार्बन, ये क्या है? ब्रांच चेन में है। अब कार्बन कई बार ऐसे भी जुड़ जाता है, कार्बन 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 3
चार चार वैलेंसी पूरी करना है। कार्बन रिंग में भी जुड़ जाता है, ठीक है। तो कार्बन के पास क्या है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन ब्रांच में भी जुड़ जाता है, रिंग में भी जुड़ जाता है और स्ट्रेट चेन के अंदर भी रहता है। तो कार्बन सेल्फ लिंक प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कौन कौन से कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं। कार्बन भी शो करता है, सल्फर भी शो करता है और सिलिकॉन भी शो करता है। कार्बन भी शो करता है, सल्फर भी शो करता है और सिलिकॉन भी शो करता है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन शो करता है, कार्बन। सबसे ज्यादा शो कौन करता है, कार्बन। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो कौन करता है, कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन और फोर्थ एग्जांपल दे देगा फ्लोरीन, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, कुछ भी, ब्रोमीन, कुछ भी, ठीक है। तो हमें इन तीनों का पता होना चाहिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं। देखो सबको इस बात का पता है कि कार्बन कैटिनेशन को शो करता है, से सल्फर भी शो कर लेता, सबको पता है, ठीक है। लेकिन सिलिकॉन शो करता है, मतलब ये थोड़ा सा कम पता है लोगों को कि सिलिकॉन भी शो करता है, ठीक है। तो ये तीन है शो करते हैं, बाकी कुछ भी ऑप्शन दे दे, फोर्थ ऑप्शन कुछ भी दे दे तो आप टिक कर देना उस पर। अब देखो बच्चों, जो सल्फर है हमारा वो कहां तक कैटिनेशन शो करेगा, अप टू 8 एटम तक, अप टू 8 एटम तक कैटिनेशन शो कर सकता है सल्फर, ठीक है। कैसे, यहाँ पे था ऐसे एक ताज लाइक स्ट्रक्चर शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या, सल्फर के एटम और एक ताज लाइक स्ट्रक्चर इसने शो कर दी, ठीक है। तो सल्फर कैटिनेशन कहां तक शो करेगा, अप टू 8 एटम तक, अप टू 8 एटम्स, ठीक है। अब हमसे पूछा जाता है बच्चों एलोट्रोप ऑफ द कार्बन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलोट्रोप, क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, ठीक है। एलोट्रोप ऑफ द कार्बन, कार्बन के एलोट्रोप। एलोट्रोप कार्बन के दो टाइप के बच्चों, एक तो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप, दूसरा अमोर्फस एलोट्रोप, ठीक है। क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। क्रिस्टलाइन में कौन से है, डायमंड है, ग्रेफाइट है और फुलरीन है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। अमोर्फस कौन से, कोल, कोक, चारकोल, गैस चारकोल, ठीक है। ये हमारे पास अमोर्फस है। क्रिस्टलाइन कौन से हमारे पास, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, ठीक है। अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ना है, हमें सिर्फ क्रिस्टलाइन अमोर्फस को पढ़ना है, क्योंकि कोल पेट्रोल में ये तो मैं करवा ही चुकी हूँ, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम हो चुका हमारा, तो उसके अंदर हमें अमोर्फस एलोट्रोप कार्बन के हम पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप को पढ़ना है, ठीक है। क्रिस्टलाइन एलोट्रोप को यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो बच्चों अब हम सबसे पहले करेंगे डायमंड्स, ठीक है, और फिर हम उसकी प्रॉपर्टी करेंगे। सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपको, ऐसे मिलान करने देगा कि डायमंड, ग्रेफाइट और उनकी प्रॉपर्टी इस साइड लिखी होगी, तो आपको मिलान करने देगा वो यहाँ से। अब देखो डायमंड्स क्या होता है। डायमंड्स से बच्चों आपको पता है कार्बन का ही एलोट्रोप है, ठीक है। डायमंड्स क्या है, कार्बन का ही एलोट्रोप है, और इसके बारे में आपने सुना होगा ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। डायमंड्स है बहुत ज्यादा हार्ड होता है। अब सबसे पहले हम डायमंड के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि इतना हार्ड क्यों होता है। डायमंड के स्ट्रक्चर बच्चों देखो, यहाँ पे कार्बन था, ठीक है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, आगे कार्बन से ही जुड़ेगा, कैटिनेशन प्रॉपर्टी है इसकी। अब ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन आगे जुड़ेगा, ये वाला कार्बन आगे जुड़ेगा और ये वाला कार्बन आगे जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ से फिर ये आगे, ऐसे चेन चलती रहेगी, ठीक है। तो ये जो कार्बन है बच्चों, ये 4 बॉन्ड से जुड़ा है, परफेक्टली टेट्राहेड्रल कार्बन है। इस सारे को छोड़ो और ये तीनों को देखो, ये परफेक्टली टेट्राहेड्रल है। तो अगर हमसे डायमंड की हाइब्रिडाइजेशन पूछे, डायमंड की हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो sp3 लिखेंगे, ठीक है। और परफेक्टली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, परफेक्टली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इससे ये जुड़ा हुआ है आपस में, बिल्कुल ऐसे एकदम गुच्छे के जैसे, ऐसे एकदम टाइट जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बच्चों बहुत ज्यादा हार्ड है। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरी अर्थ के ऊपर, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो कौन है, डायमंड। डायमंड क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। इसका यूज करते हैं बच्चों ग्राइंडिंग में, कटिंग में, इस चीजों में इनका यूज करते हैं, ग्राइंडिंग में, कटिंग में, ठीक है। अब देखो बच्चों सेकंड, डायमंड इज यूज्ड, डायमंड यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फिलामेंट्स, फिलामेंट्स की मैन्युफैक्चर के लिए। मेड ऑफ टंगस्टन, किससे मिलकर बनी है, टंगस्टन से। यूज फॉर लाइट बल्ब, जो हम लाइट बल्ब में यूज करते हैं, ठीक है। एज इट इज आपको पॉइंट मिलेगा और आपसे पूछेगा डायमंड का यूज, ग्रेफाइट का यूज,
या फिर फुलरीन का यूज, या फिर किसी का भी यूज, जिंक का, किसी का भी यूज, और आपको साइड में ये दिए मिलेंगे, ठीक है, आपको मिलान करवाएगा वो, यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है ये। यूज मेकिंग ज्वेलरी, ये ज्वेलरी यूज करने में इस कभी नहीं पूछेगा, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सर्जन यूज करते हैं रिमूव को, कैटरेक्ट्स को रिमूव को, मतलब मोतियाबिंद हो जाता है ना आंखों में, तो उसके लिए सर्जन यूज करते हैं डायमंड्स का, ठीक है। तो आपसे ये वाला पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ पे, पूरी अर्थ पे, ग्राइंडिंग कटिंग के लिए यूज करते हैं, ये भी नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है और ये पूछ सकता है, ठीक है। की प्रॉपर्टी करते हैं, ठीक है, डायमंड की प्रॉपर्टी करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो डायमंड है बच्चों, हाई डेंसिटी होती है, डायमंड की जो डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, 3.5 ग्राम पर सीसी, ठीक है। और जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों वो भी बहुत ज्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत ज्यादा होता है। इस बात का क्या मतलब है, माना एक लाइट पास हो गई, ठीक है, जिसमें डायमंड्स में एक लाइट पास की हमने डायमंड में, जो ये लाइट है इसकी जो स्पीड है जब ये डायमंड के अंदर पास होगी तो बिल्कुल स्लो स्पीड से ये चलेगी। जब एक लाइट आई और यहाँ पे डायमंड था, डायमंड के अंदर लाइट गई तो ये एक स्लो स्पीड पकड़ लेगी, मतलब स्पीड इसकी बहुत ही स्लो हो जाएगी यहाँ पे, और जो स्पीड जिस जैसे ये ऐसे सीधी आ रही थी तो इससे थोड़ी सी बेंट हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी बेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। दूसरी बात दूसरी लैंग्वेज में समझाती हूँ, फिजिक्स की लैंग्वेज में। जब यहाँ से कोई लाइट पास होती है, वैक्यूम से किसी मीडियम के अंदर लाइट पास होती है, माना ये हमारा डायमंड था, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंस रे पास हुई, इंसिडेंस रे पास हुई तो ये क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंट कर जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंट कर जाएगी, ये इंसिडेंस एंगल आई, ये आर, ठीक है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई है। अब देखो थर्ड है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये क्या है, गुड कंडक्टर है हीट का, हीट है उसका गुड कंडक्टर, पर बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट है बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, तो ये हमारा डायमंड है बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये हमारा ओवरऑल डायमंड है, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है। अब हम करेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट यूज एज ए लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट यूज करते हैं, मतलब लुब्रिकेंट क्या होता है, चिकनाई के लिए यूज करते हैं डायमंड का, ठीक, ग्रेफाइट का। यूज एज ए इन लेड पेंसिल, पेंसिल के जो आगे वाला पार्ट होता है वो उसका ग्रेफाइट का होता है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, कौन सा एग्जाम था पता नहीं, जो लेड पेंसिल में परसेंटेज ऑफ लेड क्या होता है, लेड पेंसिल के अंदर परसेंटेज ऑफ लेड क्या होता है, तो लेड पेंसिल में परसेंटेज ऑफ लेड बच्चों 0 होता है, क्योंकि उसके अंदर लेड नहीं होता, ठीक है, लेड पेंसिल के अंदर लेड नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट, यूज करते हैं ग्रेफाइट का लेड पेंसिल में, ठीक है। अब देखो इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के मैन्युफैक्चर के लिए, ऑफ कार्बन इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसको यूज करते हैं क्योंकि ये एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और हम इसको किसके लिए यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर और मॉडरेटर में भी हम इसको यूज करते हैं। जब मैं रेडियो एक्टिविटी पढ़ाऊंगी तब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर वगैरह में हम ग्रेफाइट को यूज करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, मेल्ट नहीं करता इतनी इजीली, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों, हाई है। अब जो इसके अंदर जो फोर्स है, जैसे इसमें क्या थी, डायमंड के अंदर क्या थी बच्चों, डायमंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड था, इसके अंदर इसके अंदर बॉन्ड नहीं, इसके अंदर फोर्सेज है। जैसे हमारे पास ग्रेफाइट है, ऐसे लेयर स्ट्रक्चर होती है ग्रेफाइट की, ठीक है, लेयर स्ट्रक्चर होती है ग्रेफाइट की, कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, इस लेयर स्ट्रक्चर में वंडरवाल फोर्स है, इस लेयर स्ट्रक्चर के अंदर वंडरवाल फोर्सेज है जो कि बहुत वीक फोर्स है। इलेक्ट्रॉन में कौन सी फोर्सेज है, वंडरवाल, जो कि बहुत ज्यादा वीक फोर्स है। अब हमसे अगर इसकी स्ट्रक्चर पूछे तो एक लेयर स्ट्रक्चर बनाएंगे इसकी, ठीक है, कार्बन है वो किसके साथ जुड़ा होता है, सिर्फ तीन कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा। यहाँ पे देखो ये कार्बन हमारा, ठीक है, 1 2 3 तीन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। फोर्सेस पूछे तो कौन सी फोर्सेस होती है, वंडरवाल फोर्सेस होती है, ठीक है, एक वीक फोर्स है वंडरवाल फोर्स। इसे ग्रेफाइट को किस लिए यूज करते हैं, लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं। यहाँ ये वाला पॉइंट याद करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है
इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी इसको यूज करते हैं हम, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे तब मैं इसको बताऊंगी, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर और मॉडरेटर के रूप में भी ग्रेफाइट को यूज करते हैं, ठीक है। sp2 इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन लेयर स्ट्रक्चर है, इसके लेयर्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेयर्स के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे अब थर्ड हमारे पास क्या है बच्चों, फुलरीन, ठीक है। थर्ड है फुलरीन। इट कंसिस्ट, ये क्या करता है, फुटबॉल के टाइप की स्ट्रक्चर होती है, फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर, जिसके अंदर 60 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर 60 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो किस टाइप से अरेंज होते हैं, 12 पेंटागोनल होते हैं और 20 हेक्सागोन्स होते हैं। उसके अंदर 12 पेंटागोनल होते हैं और 20 क्या होते हैं, हेक्सागोन, लाइक ए सॉकर बॉल। एक सॉकर बॉल के जैसे, जैसे हमारे पास एक फुटबॉल होती है उसके जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर ये पूछ लेता है 12 पेंटागोनल होते हैं, 20 हेक्सागोन्स होते हैं, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर हमारा अभी तो काफी और रहता है, तो यहाँ से इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप इसको अच्छे से कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।